नमस्कार। देश की बात में हाजिर और पहले बात किसानों की कर लेते हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच चौथे दौर की जो बातचीत थी वो हो चुकी है। करीब 4 घंटे बैठक चली। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि मक्का, कपास, दलहन की 5 साल तक एमएसपी पर पूरी खरीद की जाएगी और बैठक के बाद किसान संगठनों ने कहा है कि वो सरकार के प्रस्ताव पर आज और कल आपस में बातचीत कर आगे फैसला लेंगे। किसानों ने तब तक दिल्ली चलो प्रदर्शन को रोकने की बात भी कही, लेकिन इस बीच एसकेएम गुट है, उन्होंने फिलहाल जो ये विविधीकरण का प्रस्ताव है इसको नामंजूर कर दिया है। बहरहाल हमारे सहयोगी आपको पहले कुछ नेताओं के बयान सुना देते हैं। इन लोगों ने क्या कहा है, सुनते हैं। जो हमारे इशू हैं किसानों के, वो सरकार समाधान करे। एमएसपी की गारंटी नहीं, एमएसपी गारंटी कानून बड़ा संघर्ष होगा उसके लिए। व्यापारियों से पैसा निकालना, सरकार से पैसा निकालना आसान है, लेकिन व्यापारियों से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है। ये व्यापारियों से निकल रहा है। दिल्ली जाने की क्या? दिल्ली का अभी हमारा प्रोग्राम नहीं है। दिल्ली का हमारा 14 मार्च का है, एक दिन का प्रोग्राम है। हमारी दिल्ली की अभी कॉल नहीं है। 21 तारीख का आपने कहा था? 21 तारीख का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये भी उसमें शामिल होना चाहिए। सूरजमुखी, सरसों, तोड़िया, जितने भी ऑयल सीड है। और दूसरा, बाजरे पे कोई जिक्र नहीं हुआ। बाजरा बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे होता है, बाजरे का कोई जिक्र नहीं किया। और अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया कि ये जो है ये कितने एरिए का लेंगे। इसके आगे जो है जो हमने कल फैसला लिया है, अगर सरकार 21 तारीख तक नहीं मानती है तो फिर हरियाणा भी जो है वो इस आंदोलन में पूरी तरह से भाग लेगा, पूरी तरह से इसमें हम शामिल होंगे। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। ऐसे विषयों के ऊपर लगातार चर्चा जारी रहेगी और पॉलिसी के जो और विषय हैं उसके ऊपर फिर आगे चर्चा से बातचीत करेंगे। और जो हमारे सहयोगी रवि रंजन शुक्ला शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ उन्होंने बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या कहना रहा उनका। रविवार को देर रात तक सरकार और किसान संगठनों के साथ में बातचीत हुई और बातचीत के बाद जब दोनों पक्ष बाहर आए तो सरकार ने भी कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है और किसान संगठनों ने भी कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है। सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया है किसान संगठनों को। उसमें ये कहा गया है कि जो 5 फसलें हैं, मक्का, कपास, दलहन, तिलहन, इन पर जो है वो 5 साल के लिए सरकार एमएसपी पर खरीद की गारंटी देने को तैयार है। साथ में सरकार ने ये भी कहा कि जो परंपरागत फसलें हैं उससे अलग किसान इनको बोए, यानी विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जो है वो किसानों को सरकार ने अपील की है कि वो जाएं। हमारे साथ में तमाम सारे किसान हैं पंजाब और हरियाणा के। सर, कल की बैठक पर अगर हम बात करें तो जो सरकार ने कहा है कि वो 5 साल तक एमएसपी पर खरीद की गारंटी देंगे, क्या लगता है आपको? किसान को सीधी स्पष्ट बात पसंद है। 23 फसलों का एमएसपी निकालते हो, उनका एमएसपी गारंटी कानून हम मांग रहे हैं, आप दे दो। आप उसमें ये कह रहे हो भी इसको मैं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे और दालों का यहाँ पर एरिया है नहीं, तो उसमें उससे बात पड़ने वाली नहीं है। जो कपास है, जो मक्का है, तो अगर धान और गेहूं के अलावा एक विकल्प आपको मिल रहा है तो क्यों नहीं? देखो, धान का विकल्प हरियाणा पंजाब में इसलिए नहीं बनता, जब पीछे बाढ़ भी आई, जो यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है उसमें ना, यहाँ ये दालों का एरिया है ही नहीं है। यहाँ धान की सब्सिट्यूट आप फसल क्या करोगे? मक्की भी नहीं होती इतनी, जब यहाँ फ्लडेड एरिया हैं
जब इतनी ज्यादा बारिश होती है, हाँ। धान का विकल्प नहीं बन सकती हैं फसलें हरियाणा पंजाब में। रहेगी बात कॉटन की, कॉटन में पिछले 5-7 साल से लगातार गुलाबी सुंडी का अटैक हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा पंजाब के फार्मर का हुआ है। खेत का राजा किसान है, वो खेत में बैठ के फैसला करेगा कि किस मौसम में किस खेत में कौन सी फसल बोई जाएगी और कौन सी फसल उस खेत में उग सकती है। ये सरकार को और सरकार के जो कौन सलाहकार हैं और जो मंत्री हैं उनको समझना होगा कि जिस खेत में धान लगती है, जीरी लगती है, उसमें कपास या मक्का नहीं होता, वो सूख जाती है फसल। अगर जिस खेत में जो पानी जो मौसम होता है बरसात का, चौमासे का जिसको बोलते हैं, उस समय जितनी बरसात होती है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चरला जाती है मक्की, उसमें अगर लगा दी जिसमें धान लगाई है तो वो मक्का की फसल सूख जाएगी। ये तो किसान फैसला करेगा ना। अगर आप कहो जिस खेत में वो फसल हो ही नहीं सकती और वो हमसे लगवाओगे तो ये तो हमारा भी नुकसान और देश का भी नुकसान। अनाज नहीं होगा क्योंकि महंगाई होगी, लोग खाएंगे क्या? ये फैसला तो किसान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस प्रस्ताव पर अब क्या है, क्या धरना चलता रहेगा या कैसे होगा ये फिर खत्म डेडलॉक? चलता रहेगा ये, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? जब तक कुछ मिलता नहीं, हमें कुछ मिलेगा नहीं तो कैसे धरना उठा लेंगे? बार बार तो ये धरने नहीं लगते, हमें भी काम होता है। हम खाली तो हम नहीं बैठे, सभी किसान काम छोड़ कर आते हैं यहाँ पे। किसी को चाव नहीं है धरनों का। हमें जब कुछ मिलेगा तभी धरना हटाएंगे, ऐसे मजबूरी है हमारी। ये तो भाई हम किसान परिवार सरकार से सिर्फ ये मांग रहे हैं कि इस देश की धरती का किसान जिस फसल को उपजाता है और जो बेची जाती है उसका एक मूल्य तय कर दिया जाए। तो सरकार सीधा काम क्यों नहीं करना चाहती है? तो निश्चित तौर पर किसानों का ये कहना है कि आपने सुना कि तमाम सारी बातें उन्होंने बताई हैं कि जैसे ये खास बात ये बताई कि हरियाणा और पंजाब में उस तरीके से दलहन और मक्की की फसलें होती नहीं हैं, तो आखिर ये किसान क्या करेंगे? इस तरीके की तमाम सारी जो बातें हैं अभी किसानों के बीच चर्चा चल रही है सरकार के प्रस्ताव को लेकर। अब देखना है कि क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, डेडलॉक कैसे टूटता है, ये जो धरना प्रदर्शन है ये कैसे खत्म होता है। शंभू बॉर्डर से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने ये किसानों का पक्ष सुना है, लेकिन अभी जिस तरह से एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा का आया है कि उनको ये विविधीकरण मंजूर नहीं है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हरवीर सिंह एडिटर हैं, संपादक हैं रूरल वॉइस के। आप दोनों जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। रवीश, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो एसकेएम की तरफ से ये जानकारी आई है कि उनको ये विविधीकरण का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, ये अपने आप में, क्योंकि ये कई 100 संगठनों का ये एक पूरा मोर्चा है, कितना महत्वपूर्ण उनके इस रुख को देखा जाए, क्या असर इसका होगा? जी देखिए निधि, वो तो पहले भी इसी मांग पर जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो अड़ा हुआ था और उनका ये कहना था कि जो लोग शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन करने और वो खुद अपना प्रदर्शन करने चले गए हैं, तो शुरू से ही उनका ये रुख रहा है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है लागू किया जाए, इस पर वो बिल्कुल अडिग हैं। उनका कहना है इन शर्तों से जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो ये कोई बहुत नई बात मुझे कम से कम नहीं लग रही है कि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है। संयुक्त किसान मोर्चे की जो बैठक है 21 और 22 तारीख को होगी, जो जनरल बॉडी की बैठक है, उसके बाद में 22 तारीख को आगे इस मुद्दे पर क्या मार्च करेंगे या कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे या वो कैसे इस आंदोलन को करेंगे, 22 तारीख को वो क्लियर करेंगे। जहां तक बात रही शंभू बॉर्डर पर जो आंदोलनकारी किसान बैठे हुए हैं, ये मुख्य तौर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर के संगठन के लोग हैं। ये लोग अभी बातचीत कर रहे हैं सरकार के प्रपोजल पर, लेकिन उनके साथ जो लोग किसान हैं वो उनका भी यही कहना है कि हम यहाँ पर इतने दिनों से आए हुए हैं, पुलिस के साथ झड़प भी हो चुकी है, कम से कम एमएसपी पर कानूनी जो गारंटी है ये मनवाना चाहिए सरकार से। तो देखना होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर शंभू बॉर्डर के किसानों ने कोई बात नहीं कही है कि वो इसको खारिज कर रहे हैं या स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो ये विविधीकरण का प्रस्ताव सरकार की तरफ से सामने आया है और आपने किसानों को बातचीत करते हुए सुना भी है, धान की पैदावार में अगर 1 किलो, एक मोटे तौर पर कहें 1 किलो चावल के लिए कई 100 पानी लग जाता है, ऐसे में जो बहुत पानी की उसके लिए खर्च होता है। तो जो ये प्रस्ताव है कितना महत्वपूर्ण है एक क्षेत्र के लिए
और जो किसानों का रुख है आप उसको कैसे आंक रहे हैं? देखिए निधि, एक तो सवाल ये है कि ये जो प्रस्ताव है इसमें नया कुछ नहीं है। विविधीकरण एक अच्छी बात है और हमें विविधीकरण करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पर वाटर लेवल काफी नीचे जा रहा है और डिपेंडेंसी जो 2-3 क्रॉप पर किसानों की है उससे किसानों को दूसरी तरफ ले जाने की जरूरत है। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें असल में ये जो जिस तरीके का मंत्री जी ने जवाब दिया है उस तरह से वो प्रस्ताव पहले से कम दालों के लिए सरकार कह चुकी है कि एनसीसीएफ और ये इसको खरीदेंगे। तो एनसीसीएफ पहले से इसके लिए खरीदने के लिए एनसीसी और नेफेड को बोला हुआ है। ये पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। अभी जो दलहन कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। तो ये इसका कोई बट हाँ, उसके साथ में इन्होंने मक्का को जोड़ दिया, एक दो चीजें और जोड़ी है। हाँ। और सवाल है कि ये जो किसान मांग रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें कानूनी गारंटी चाहिए। अब एनसीसीएफ और नेफेड दोनों सहकारी संस्थाएं हैं और उनके पास मैंडेट होता है कि एक स्कीम है गवर्नमेंट की, प्राइस सपोर्ट स्कीम। खासतौर से ये तिलहन और दालों में अप्लाई की जाती है। जब दाम एमएसपी से नीचे चला जाता है तो इनको कहा जाता है कि आप इसमें इंटरवीन करो। प्याज में भी करते हैं, लेकिन इन दोनों संस्थाओं के पास इतना बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी भी ये थर्ड पार्टी के जरिए खरीद कर आते हैं। पहली तो बात ये, खुद ये किसानों के संगठन है, तो इनके थ्रू गारंटी की बात कैसे हो सकती है? फिर दूसरी बात है कि जो पूरा मसला है ये गंभीर है और ये समग्र मसला है कि सरकार जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की घोषणा करती है, दालों के ऊपर, कपास के ऊपर, मक्का के ऊपर, ये 23 फसलों में शामिल है ये सब दालें, मक्का और कपास जो है। कोई इसमें कुछ एमएसपी इनका पहले से अनाउंस है, कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे, इन पे एमएसपी कर देंगे। ऑलरेडी वो एमएसपी की जो 23 फसलें हैं उसमें शामिल है और उन पे मिलना चाहिए। तो सवाल है कि ये दूसरी एक, मैं अभी किसान को सुन रहा था। देखिए यहाँ मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि 1939 के आसपास चौधरी साहब कहते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं, खासतौर से कृषि के जो महकमे हैं, उनमें 50% आरक्षण आप किसानों के बच्चों को दे दो, क्योंकि वो किसान की व्यथा भी समझते हैं और खेती की प्रकृति जो है, फसलें कैसे होती है उसको भी समझते हैं। जो अधिकारी यही नहीं समझते कि जिस खेत में धान होता है वो मक्का कैसे हो जाएगा, क्योंकि मक्का कम पानी में पैदा होती है। पिछले दिनों हमने देखा कि हरियाणा में डाइवर्सिफाई किया गया, इंसेंटिव दिया गया। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर जैसे वो किसान बता रहे थे कि अगर मक्का बोएंगे धान के खेत में तो वो सूख जाएगा, और अगर एक किलो धान के लिए अगर 3000 लीटर पानी चाहिए, तो एक साइंटिफिक एविडेंस है। लेकिन हर भूमि की उर्वरकता अलग होती है। पंजाब में अलग है, यूपी में अलग है, हरियाणा में अलग है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग होगी। तो ऐसे में लेकिन ऐसे में समाधान तो सरकारें और जो पक्ष, किसान पक्ष सोचेंगे, लेकिन ऐसे में जो मुश्किलें हैं, क्या उन पर या तो जमीन की मुश्किल या जो केंद्र की मुश्किल है, क्या कुछ रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए निधि जी, इसमें रास्ता निकलना चाहिए। मेरा पहला मानना है कि पहले तो हमें ये सोच बदलनी होगी जिसमें नकारात्मकता है दोनों तरफ से। बिल्कुल। और सोच ये होनी चाहिए कि एमएसपी किस तरह से दिया जाए, ना कि एमएसपी क्यों से हटके हमें समाधान की तरफ सोचना होगा। और किसानों को भी देखना चाहिए कि उन्हें एमएसपी कैसे मिले। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक मैसेज हो जाए, सिर्फ कानून बनने से मिल जाएगी। उसके लिए मैसिव काम करना होगा और उसके लिए सरकार तमाम विकल्प लेकर के आ सकती है। ये जो धारणा चल रही है कि 17 लाख करोड़ की खरीद होगी, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप ये मान के चलिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारा स्टॉक बहुत ज्यादा है। हमने अभी देखा कि हमारे देश में जो सरकारी अनुमान है उसमें जैसे 104 मिलियन टन की खपत होती है गेहूं के, उत्पादन हमारा 110-109 है। तो कहाँ एक्स्ट्रा है? हमें एक्सपोर्ट बैन करना पड़ा, हमें घरेलू बाजार में भी स्टॉक लिमिट्स लगानी पड़ी। हम दालों को निर्यात नहीं करते, अभी भी हम लोग दालों का आयात करते हैं। हम 60% से ज्यादा खाद्य तेल आयात करते हैं। तो हमें उन फसलों के लिए इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि किसान उन फसलों को उगाए, और उन फसलों के लिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि आपको सही दाम मिलेगा। ये बहुत अच्छी पहल है कि आप डाइवर्सिफाई करने के लिए किसान को इंश्योर करें, लेकिन आपको एक समग्र हल ढूंढना होगा। और इसमें यह भी है कि जैसे मध्य प्रदेश में हमारी जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, शिवराज सिंह चौहान की, वहां भावांतर योजना लागू हुई। बिल्कुल। तो समय की मेरे पास, मैं माफी चाहती हूँ, समय की मेरे पास कमी बताई जा रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि एक सकारात्मक हल निकल सकता है, और गंभीर ये विषय है क्योंकि एक तरफ जमीन पे जुड़े किसान है, दूसरी तरफ हमारी
सरकार है। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसमें नकारात्मकता लाए बगैर अगर सकारात्मक सोच से आगे बढ़ा जाए तो वाकई ये बहुत गंभीर हम सबके लिए मसला है जिस पर गौर किया जाना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे चुनावों की, क्योंकि चुनाव करीब आते जा रहे हैं और अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अमेठी में राजनीतिक सरगर्मियां आज तेज़ बिल्कुल हो गई नज़र आईं। सांसद स्मृति ईरानी एक तरफ वहाँ पे आपको बता दें थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी वहाँ पे अमेठी पहुँचे हुए थे। राहुल गांधी पूर्व सांसद हैं, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ वहाँ पर लंबे समय बाद पहुँचे हैं। तो केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी 4 दिन के लिए अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में ही हैं। आज स्मृति ईरानी ने स्थानीय लोगों से संवाद भी किया है, साथ ही नए आवास में गृह प्रवेश भी वो करेंगी। इधर राहुल गांधी ने गौरीगंज कस्बे में पदयात्रा कर बाबूगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। फिलहाल दोनों नेताओं के साथ अमेठी आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। तो आइए सुनते हैं कि करके नेताओं का क्या कहना रहा। स्मृति ईरानी ने हमारे सहयोगी से भी बातचीत की है, उस बातचीत का एक अंश आपको सुनाते हैं। अमेठी आया हूं, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आज अमेठी में स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी दोनों के दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही दोनों पॉलिटिकल हैवीवेट्स यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम सबसे पहले स्मृति ईरानी जी से बात करेंगे। मैम, यहाँ पे आज राहुल गांधी की यात्रा निकली अमेठी में, जो आपका संसदीय क्षेत्र अब है, जो पहले कभी उनका था। आपको क्या कहना है उसको? मुझे लगता है अमेठी की सुनी सड़कें बयान कर रही हैं कि अमेठी को राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है। 2019 में उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया था, आज अमेठी ने उनको छोड़ दिया है। ये साफ संकेत आपको मिल गया है। तो इससे ये संकेत, मतलब इस बात से ये क्लियर है कि 2024 में भी राहुल गांधी यहाँ से नहीं जीत पाएंगे? मैं नहीं जानती, मैं इतना ही कहूँगी, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी काबिलियत पर तो बिना वायनाड भागे वो मात्र और मात्र अमेठी से मात्र कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर दिखा दें। जब हम लोग इस बारे में बात ही कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जब यात्रा है, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी जुड़ने वाले थे, लेकिन अभी तक उस बात पे उन्होंने कहा है कि जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होती है तब तक नहीं जुड़ेंगे। और अब उन्होंने अपने उन पे टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि उनकी अलायंस का विषय है। मैं इतना ही कहूँगी कि उनकी अपनी अलायंस को राहुल गांधी की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, वरना वो राहुल गांधी को अलायंस का नेता घोषित कर सकते थे। और जहाँ तक कि मुझे लगता है अमेठी लोकसभा क्षेत्र का विषय है, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र ने गत 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार, सांसद, संसद, सरकार का जो समन्वय का सहयोग यहाँ पर देखा है, उसके चलते पुनः भारतीय जनता पार्टी की इस सीट से जीत होगी। इस बार भी जब आप कहते हैं कि क्या 80 की 80 सीटें मिलेंगी, आप क्यों नहीं समझते कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है एनडीए 400 पार। उस 400 पार की श्रृंखला में एक कमल का फूल यहाँ से भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी हमसे बात करने के लिए। तो एक कमल का फूल यहाँ से भी जाएगा। एनडीए का नारा है 400 पार जाएंगे और एनडीए का पूरा टारगेट है 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से लाने का। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। देश की बात में बात अब पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई महुआ मोइत्रा फेमा मामले में बताया जा रहा है कि ईडी महुआ मोइत्रा ने ईडी को पत्र लिखा है। ईडी के सामने पेश होने के लिए 3 हफ्ते का उन्होंने समय मांगा है। ईडी ने आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में जांच के दौरान हुए कई खुलासे, और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, अहम मामला है महुआ मोइत्रा का, उन्होंने समय मांगा है अपने लिए, क्या और डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, फेमा के तहत जो ईडी जांच कर रही है उसमें महुआ मोइत्रा को सोमवार यानी कि आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन महुआ मोइत्रा ने ईडी को पत्र लिखा है और ये कहा है कि वो 3 हफ्ते बाद ईडी की पूछताछ में शामिल हो सकती हैं। दरअसल जो संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला है, उसको लेकर लोकपाल ने सीबीआई को शिकायत की थी और उसी शिकायत के बेसिस पर जो ईडी है वो फेमा के तहत जांच कर रही है। ईडी के जो टॉप सोर्सेज हैं उनके मुताबिक फेमा की जांच के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। उसमें यह बात सामने आई है
कि महुआ मोइत्रा के विदेश में कुछ फॉरेन बैंक अकाउंट हैं जिनके बारे में उन्होंने जानकारी छुपाई है। इसके साथ में उन्होंने विदेशों में कई बड़े लेन देन किए हैं और ये जानकारियां भी छुपाई गई। साथ में उनका जो NRA अकाउंट है, उस अकाउंट के बारे में भी उन्होंने सही जानकारी नहीं दी है। ईडी के मुताबिक जो महुआ मोइत्रा है वो विदेश में एक होटल में एक दिन रही थी, जिसका एक कमरे खर्चा करीब 7 लाख रुपए था। ये पैसा आखिर कहां से आया? क्या ये पैसा भारत से हवाला के जरिए गया या फिर विदेश में किसी ने उनको पैसा दिया? इसको लेकर भी ईडी जांच कर रही है। तो फेमा की जांच के दौरान ईडी के पास लगातार कई जानकारियां आ रही हैं, जिसमें ये जानकारियां मिल रही हैं कि महुआ मोइत्रा के विदेश में कुछ फॉरेन बैंक अकाउंट हैं और साथ में उन्होंने विदेशों में कई लेन देन किए हैं, होटल में रुकी हैं जिसका बिल 7 लाख है एक दिन का। तो ये सारा पैसा कहां से आया, इसको लेकर जो ईडी है वो उससे सवाल करने वाली है। अब देखना होगा कि महुआ मोइत्रा पूछताछ में कब शामिल होती हैं, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक उनको बहुत जल्दी ही दोबारा सम्मन दिया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो फेमा मामले में 3 हफ्ते का समय महुआ मोइत्रा ने मांगा है। और पश्चिम बंगाल से जुड़ा जो संदेश खाली का मामला है, गंभीर मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की विशेषाधिकार समिति की ओर से पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों को भेजे नोटिस पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय, बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार और गृह मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया। सांसदों से दुर्व्यवहार के मामले में विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और संबंधित जिले के डीएसपी और थानाध्यक्ष को समन जारी कर 19 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था। इधर आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी संदेश खाली पहुंची और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर रही है। इस पूरे मामले पर और बहरहाल ये पूरा महत्वपूर्ण मामला है जिसपे सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त रहा है। तो और ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक अपने कार्यक्रम के बारे में बता दें शाम 7 बजे खबर पक्की है, जरूर देखिए। बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया है। सुरक्षा बलों ने शनिवार को यहां पुलिस कैंप भी खोला और गांव के लोगों से बात भी की। टॉप मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा का गांव होने की वजह से पूर्ववर्ती में नक्सली अपनी समानांतर सरकार चला रहे थे। इतना ही नहीं, यहाँ से सुरक्षा बलों के खिलाफ रणनीति तैयार भी की जाती थी। और आपको बता दें कि पूरे गांव में जिस तरह से स्थिति बनी हुई थी कि यहाँ पर तालाब भी था, अपना रेस्टरूम भी बना रहता था और सब्जियां भी उगाते थे। लेकिन अब जब हमारे पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे तो जो नक्सली नेता है हिड़मा, उनकी मां से भी सुकमा के एसपी ने मुलाकात की है और रविवार को पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों ने गांव का जायजा भी लिया और पहली बार यहां पर तिरंगा फहराया गया है।